कल लिखे थे कार्बन प्रतिरोध, और आज हेडिंग डाल दो वर्ल्ड कोड। वर्ल्ड कोड इंग्लिश में कहते हैं कलर कोड। कलर कोड। और टेबल बनी हुई है, टेबल उतार लो, फिगर उतार लो। इस टेबल में पहले यहाँ पे रंग लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रथम व द्वितीय पट्टी का रंग और ब्रैकेट में मान लिखा हुआ है, और यहाँ पे तीसरी पट्टी लिखी हुई है और गुणक। यहाँ पर पहले ब्लैक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। और यहाँ पे फिगर बना हुआ है, पहली पट्टी ए, बी, सी और लास्ट पट्टी डी। प्रथम व द्वितीय पट्टी का रंग और ब्रैकेट में मान। प्रथम व द्वितीय पट्टी का रंग और ब्रैकेट में मान मतलब वैल्यू। यहाँ पे रंग है, चौथी पट्टी और ब्रैकेट में सहनशीलता, सुनहरा यानी गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर और लास्ट वाला है कोई रंग नहीं।
गुणक, गुणक, गुणक। हाँ लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये जो बना हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि यह है कार्बन रेजिस्टेंस, और इस कार्बन रेजिस्टेंस में हमेशा 4 तरह की पट्टी होती है। पहली पट्टी को स्मॉल ए से, दूसरी पट्टी को स्मॉल बी से, तीसरी पट्टी को स्मॉल सी से, और चौथी पट्टी को स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। यानी जो कल बताया गया था कि अगर अपने टीवी के या रेडियो के पार्ट्स को खोल के देखोगे तो उसमें इस तरीके का कार्बन रेजिस्टेंस तुमको मिलेगा। तो जो कार्बन रेजिस्टेंस मिलेगा उसमें क्या होगा, अब उसके अंदर की बात है कि उसमें 4 तरह की पट्टी होगी, और उस पट्टी को हम लोग पहली पट्टी को स्मॉल ए से, दूसरी को बी से, और तीसरी को सी से व्यक्त करते हैं, और लास्ट जो होती है वो चौथी होती है डी से व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ इस कार्बन रेजिस्टेंस की यानी पट्टी तरह तरह की है, उसको पहचान ही लिया गया। इस पट्टी को पहचानने के बाद यहाँ पे टेबल है, 2 तरह की टेबल है, एक टेबल यहाँ पर है और एक टेबल यहाँ पर है। तो 2 तरह की टेबल में,
देखो यहाँ पर रंग लिखा हुआ है, अपने कॉपी में मिला लेना है फिर से, चाहे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, यानी टोटल 10 रंग होने चाहिए। इन 10 रंगों में जो सेकेंड कॉलम है, उस सेकेंड कॉलम में लिखे हुए हैं पहली और दूसरी पट्टी के रंग का मान। पहली और दूसरी पट्टी के रंग का मान, इसका मतलब होता है कि पहली और दूसरी पट्टी, यहाँ पे फिगर में देखो, पहली पट्टी को स्मॉल ए से है, स्मॉल बी है, तो यानी ये जो टेबल है, ये वाला कॉलम सिर्फ पहली और दूसरी पट्टी के मान को ही बताएगा, यानी स्मॉल ए के और स्मॉल बी के मान को ही बताएगा। तीसरी पट्टी जो है, तीसरी पट्टी यानी स्मॉल सी, वो बताएगा गुणक। अभी बताएंगे, गुणक यहाँ पे लिखा हुआ है काफी सी है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन 10 की पावर 9 तक। ये तो कार्बन रेजिस्टेंस की पहले 3 पट्टी की बात हुई। अब चौथी पट्टी, चौथी पट्टी ये है स्मॉल डी, और इसमें सिर्फ 2 रंग हो सकता है चौथी पट्टी का, या तो वो होगा गोल्ड, या तो होगा सिल्वर, और या फिर होगा कोई रंग नहीं। कोई रंग नहीं का मतलब ये होता है कि वो पट्टी बना ही ना जाए। और चौथी पट्टी में जब 2 रंग होगा, एक रंग सुनहरा और एक रंग चांदी वाला, सिल्वर, और ये रंग व्यक्त करेगा उस कार्बन रेजिस्टेंस के टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। तो सहनशीलता को व्यक्त करेगी चौथी पट्टी। तो ये जो मान देख रहे हो, ये तो इस रेजिस्टेंस का मान पता चलेगा। चौथी पट्टी जो है वो उस कार्बन रेजिस्टेंस के टॉलरेंस के बारे में बताएगी, यानी उसके सहनशीलता के बारे में बताएगी। तो ये तो इस टेबल का सिर्फ मतलब हुआ। इसका यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए देखो, यूज करने का मतलब है, यहां पर ये जो रंग लिखा हुआ है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, इस रंग के क्रम को याद करने का नियम, इसको सीरियल बाय सीरियल कैसे याद किया जाए। तो देखो, इसको उतारना अभी तुम लोग, इसको सीरियल बाय सीरियल याद करने के लिए इसको बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है ये, बी बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। बी बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। इसको 3-4 बार अगर पढ़ोगे तो ये इसका सीरियल अपने आप याद हो जाएगा। वैसे एक ही बार पढ़ने में याद हो जाता है, बी बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ पे बी बी रॉय का मतलब, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। बी बी राय, बी से ब्लैक, ब्लैक से ही स्टार्ट करना, फिर पहला वाला बी तो ब्लैक हो गया, दूसरा वाला बी जो होगा वो ब्राउन हो जाएगा। बी बी ब्लैक एंड ब्राउन, राय रेड, ऑरेंज, येलो। जी, जी जो है वो ग्रीन होगा, गुड बॉय। बी है ब्लू होगा, वी है वायलेट होगा, फिर से जी है ग्रे होगा, और डब्ल्यू है व्हाइट होगा। तो बी बी राय, गुड का जी लेना है, बॉय का बी लेना है, वेरी का वी लेना है, फिर से जी का ग्रे लेना है, और डब्ल्यू का व्हाइट लेना है।
तो इस एक लाइन की सहायता से हम लोग इस कार्बन रेजिस्टेंस के रंग के सीरियल को याद कर सकते हैं। इस चीज को तुम लोग उतार दो पहले, तो फिर आगे बताते हैं। बी राय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। हो गया। चलो देखो, अब तो इतना सब कुछ हो गया। रंग हो गया, पहली और दूसरी पट्टी का मान हो गया, तीसरी पट्टी का गुणक हो गया, चौथी पट्टी के लिए यहाँ पे टेबल बनी हुई है। चौथी पट्टी में सिर्फ दो कलर होगा, एक होगा गोल्ड, एक होगा सिल्वर। गोल्ड के लिए टॉलरेंस होगा 5% और सिल्वर के लिए होगा 10%। और अगर कोई रंग नहीं है, इसका मतलब कि कोई पट्टी ही नहीं बनाई गई है, तो उस स्थिति में टॉलरेंस होगा 20%। अब मान समझो इसका, अगर मान लो कि कोई तुमको कार्बन रेजिस्टेंट मिला, चाहे वो रेडियो से मिला हो, चाहे टीवी से मिला हो, चाहे एलसीडी से मिला हो, कहीं से भी मिला हो, और तुमने उसको अपने हाथ में जब लिया तो देखा कि पहली पट्टी जो है वो लाल है, दूसरी पट्टी पीली है और तीसरी पट्टी नीली, चौथी पट्टी पे कोई रंग नहीं। ध्यान से समझना, जो कार्बन रेजिस्टेंस तुमको मिला हुआ है उसमें इस तरह से रंगों का क्रम दिखाई दे रहा है। पहली पट्टी जो है वो लाल रंग की है, दूसरी पट्टी जो है पीले रंग की है, तीसरी पट्टी नीले रंग की है और चौथी पट्टी पे कोई रंग नहीं। अब इसमें सवाल क्या है? सवाल ये है कि पूछा जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस तुम्हारे हाथ में है, कार्बन रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, यानी उसका प्रतिरोध कितना है। जो रेजिस्टेंस तुमको दिया गया है उस रेजिस्टेंस का मान बताना है। बहुत सिंपल है, उस रेजिस्टेंस का मान बताना। देखो, कह रहे हैं कि पहली पट्टी लाल है, दूसरी पट्टी पीली है, तीसरी पट्टी नीली है, चौथी पट्टी पे कोई रंग नहीं। लाल, पहली पट्टी अगर लाल है तो यहां पर आ जाओ, रेड तीसरे नंबर पर होगा, रेड। रेड का मान कितना है? दो, दो लिख दो। लाल के बाद दूसरी पट्टी पीली है, येलो, चार पर होगा, चार लिख दो। दो हो गया और चार हो गया। तो पहली पट्टी और दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी जो है वो नीली है। अब जब तीसरी पट्टी नीली है तो यहाँ पर तीसरी पट्टी का गुणक लिखा जाता है। तीसरी पट्टी नीली है, नीला, ब्लू, 6 पर है और इसका गुणक होता है 10 की घात 6 नंबर पर है, 10 की घात की उतनी होगी, तो गुणे करके लिखेंगे 10 की घात 6। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लाल पीला लिख रहे हैं उसका गुणा नहीं करना है, बस खाली मान रख देना है। जैसे कोई लगा यहाँ सोचे कि 2 और 4 तो बीच में इंटू माना जाएगा, तो वो इंटू मानने की जरूरत नहीं है। पहले लाल था तो 2 लिखे, पीला था तो 4 लिखे, यानी 24 हो गया गुणे। तीसरी पट्टी जो होती है वो गुणक होता है। तीसरी पट्टी थी किस रंग की? नीले रंग की। नीले रंग के लिए हम लोग लिखेंगे गुणक 6 नंबर पे था तो 10 की पावर 6 हो गया। अब सिर्फ बची है चौथी पट्टी। चौथी पट्टी में कह रहे हैं कि कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं है, तो इसकी सहनशीलता जो है वो होगी 20%। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सहनशीलता, और सहनशीलता बराबर लिखेंगे 20%। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस तुमने अपने हाथ में लिया था उस रेजिस्टेंस का मान है 24 गुणे 10 की घात 6। जो रेजिस्टेंस तुम्हारे हाथ में था उस रेजिस्टेंस का मान है 24 गुणे 10 की घात 6 ओम, और उस रेजिस्टेंस का टॉलरेंस है, यानी सहनशीलता है, सहनशीलता कितनी है? 20%। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सिर्फ रंग को देखकर ही हम लोग उस प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। अगर मान लो, ये तो पहला एग्जांपल था,
अगर इसी तरीके से मान लो हम कहें कि पहली पट्टी जो है वो काली है, दूसरी पीली है, तीसरी हरी है और चौथी सुनहरी, चौथी जो है वो सुनहरी है। तो चौथी पट्टी जो होती है वो सिर्फ सहनशीलता यानी उसका मान बताने के लिए कि वो कितना टॉलरेट करेगी, इसको भी बताएंगे अभी क्या मतलब होता है टॉलरेट का। तो तुमको मतलब तो सिर्फ है तीन पट्टी से, पहली दूसरी और तीसरी पट्टी। पहली पट्टी काली, काला ब्लैक स्टार्टिंग में होगा 0, दूसरा पीला येलो 4 पर है तो ये 0 4 हुआ, 0 × 4 नहीं हुआ, 0 4 हुआ, 0 4 मतलब 4 होता है, सीधी सी बात है। और तीसरी पट्टी जब लिखोगे तो इंटू, तीसरी पट्टी जो होती है वो गुणक होता है, हरा रंग है, हरा रंग ग्रीन 5 नंबर पर है तो इसका पावर भी हो जाएगी 10⁵ ओम। ये आंसर हुआ। यानी ये जो प्रतिरोध दिया जा रहा है इस प्रतिरोध का मान है 4 × 10⁵ 5 ओम। रही बात की चौथी पट्टी सुनहरे रंग की है तो फिर उसकी सहनशीलता कितनी है 5%, यानी वो प्रतिरोध कितना सह सकता है सिर्फ 5%। तो इस तरीके से हम लोग रंगों की सहायता से किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल वो वाला उतार लो लाल पीला नीला, और दूसरा एग्जांपल उतार लो काला पीला हरा सुनहरा। तो फिर एक और देते हैं तो बताते हैं। इस क्रम को याद करने का आसान नियम ये है, बस खाली इसको याद कर लेना, अपने आप सेट हो जाएगा कौन किस नंबर पर जा रहा है। और गिनती हमेशा स्टार्ट होगी 0 से। जब यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 10⁵0 होगा, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 10⁵1 होगा। तो बस इसमें यानी कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद होनी चाहिए, बेबी राय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। उसके बाद सब कुछ अपना हो जाता है। और जो दूसरी वाली टेबल है उसमें सिर्फ दो रंग होता है, एक होता है सुनहरा यानी गोल्ड और दूसरा होता है सिल्वर। इसका टॉलरेंस होता है 5%, 10% एंड 20%। 20% तो तब होगा जब उसमें कोई भी रंग की पट्टी ना बनाई गई हो। तो अगर अब एग्जांपल दिया जाए तो उसका मान बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता? इसका मान बताना है, बताओ जल्दी से। रंग सामने लिखा हुआ है। सही है। 4 × 10⁵5 ओम और इसका टॉलरेंस होगा 10%। 10% सिल्वर है, सिल्वर है 10%। तो अब तो समझ में आ गया होगा, सीधी सी बात है। तो ये सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। बहुत आसानी से हम लोग उस रेजिस्टेंस को यानी अपने, यानी कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस को हम लोग खुद ही से देख के बता सकते हैं कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। रही बात ये कि अगर कोई किसी के दिमाग में आए कि इतना फजीयत करने की जरूरत क्या है कि काला नीला पीला हरा इस तरीके से डायरेक्ट उसका मान ही लिखा जाए, तो इसका आंसर ये होगा कि
जैसे तुम लोग ऐसे समझो कि जैसे डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, तो तुम लोग देखते होंगे कि कोई दवा नीले रंग की है, कोई काले रंग की है, कोई पीले रंग की है, जो कि रंग रंग को डाल के ही बनाया जाता है। तो किसी के दिमाग में आया कि ऐसा करने की जरूरत क्या है, सारी की सारी दवा को सफेद रंग से ही बना दिया जाए, या सारी की सारी सब दवा को लाल रंग से ही बना दिया जाए, नाम तो उस पर लिखा ही हुआ है। उसका आंसर ये होगा कि नाम तो उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतने बड़ी दुनिया में, इतने बड़े इंडिया में हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। और अगर मान लो पढ़ा लिखा हो भी करे तो उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आम आदमी को दवा के नाम से ये थोड़ी नहीं पता चलेगा कि किस चीज की दवा है। तो पेशेंट को ये बताया जाता है कि सुबह के टाइम लाल वाली खा लेना, दोपहर दोपहर के टाइम पीली वाली खा लेना, और शाम के वक्त हरी वाली खा लेना। तो उसको रंग से ही याद रहता है कि हमको किस वक्त में कौन सी दवा खानी है। अब अगर डॉक्टर ये बताएगा कि तुम अभी डेपोटेक्स खा लो, या तुम क्रोसिन खा लो, या पैरासीटामोल खा लो, तो बेचारा खुद ही पागल हो जाएगा, उसको दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि इतने मैकेनिक हैं, तुम्हारे अगल बगल भी बहुत से मैकेनिक होंगे, जो बेचारे मैकेनिक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वो टीवी का हर एक काम कर सकते हैं। तो ये काम उन लोगों को आसान करने के लिए बनाया गया है कि वो रंग रंग को ही मतलब वैल्यू रखते हैं, बाकी से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उनसे पूछोगे अगर ये रजिस्टेंस जो रखा हुआ है, ये रजिस्टेंस कितने ओम का है, तो वो ये नहीं बताएंगे। उनको तो ये चाहिए कि जब दुकान से मंगाएंगे कहीं इसी सीरियल का हमको दे देना, लाल पीला नीला हरा, इसका इसका सीरियल बदलना नहीं चाहिए। तो वो सीरियल के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, उनको उस प्रतिरोध की वैल्यू के बारे में कोई पता नहीं है। इसीलिए इसमें ये इन सब रंगों का प्रयोग किया जाता है कि एक आम इंसान भी उस चीज के बारे में समझ सके और अच्छे से उस चीज को बना सके। बाकी जो इंजीनियर है उनको तो रंग से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बना के दे देते हैं। तो इसीलिए इस चीज को याद रखना है, सिर्फ एक लाइन याद रखना है जो लिखा चुके हैं हम, बी राय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। हाँ, तो ये इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन प्रतिरोध। और वर्ल्ड कोड, वर्ल्ड कोड का मतलब होता है कलर कोड, कलर कोड का मतलब होता है रंग को डिकोड करना, यानी रंग के हिसाब से उस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अब रही बात कि यहाँ पर है सहनशीलता, चौथी पट्टी, टॉलरेंस। सहनशीलता को इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस, और प्रतिरोध की सहनशीलता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखे हुए हो कि अगर गोल्ड है, गोल्ड का मतलब ये कि सुनहरे कलर की पट्टी है, तो फिर उसका उसकी सहनशीलता जो होगी वो 5% होगी। और सिल्वर कलर की अगर है तो उसकी सहनशीलता 10% होगी, और कोई रंग नहीं होगा तो 20% होगी। तो इसमें अगर हम ये पूछें कि सबसे अच्छा प्रतिरोध अगर बनाना है तो उसकी चौथी पट्टी किस रंग की होनी चाहिए, बता सकता है कोई? किसी रंग की नहीं, एकदम सही बात। अगर सबसे अच्छा प्रतिरोध बनाना है तो उसका उसकी चौथी पट्टी जो है वो कोई रंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में सहनशीलता जो है उसकी 20% है, सबसे ज्यादा। एकदम सही बात है। अब इस चीज को थोड़ा सा और भी समझना पड़ेगा। सहनशीलता कोई रंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि हाँ 20% उसकी सहनशीलता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझे तो पहले कि आखिर टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। तुम लोग अपने घर में देखते होंगे कि हर आदमी के बोर्ड में एक फ्यूज होता है, फ्यूज सब लोग देखे होंगे। तो अगर फ्यूज देखे हो तो ट्राई करना, वैसे ट्राई मत करना, जाने दो। तो अगर उसको कोई लोग देखे होंगे कि फ्यूज के अंदर अगर इस तरीके से है तो यहाँ पर एक नट और एक नट यहाँ पर होता है, तो इसको एक पतले तार से जोड़ा जाता है। इस फ्यूज के दोनों नटों को एक पतले तार से जोड़ा जाता है, और उस चीज को हम लोग कहते हैं फ्यूज। जो फ्यूज है उसका काम ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे घर में लाइट फ्लक्चुएट करे, कहने का मतलब ये कि घटे बढ़े, तो लाइट का पावर कभी अचानक से तेज हो गया या अचानक से कम हो गया, तो ये फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज अगर पावर बढ़ गया तो शॉर्ट हो जाएगा अपने आप। पहले फ्यूज अगर शॉर्ट हो गया तो तुम्हारे बोर्ड में पावर जाना बंद हो गया, यानी पावर जाना बंद हो गया क्योंकि फ्यूज ही हो गया।
फ्यूज को इसलिए लगाया जाता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति हमारे घर में उत्पन्न हो तो सबसे पहले फ्यूज हो जाए, ताकि हमारे घरों में जो सामान होते हैं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, तरह तरह की चीजें होती हैं, उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। उनको किसी तरीके का अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड है किस चीज के ऊपर, उस फ्यूज में लगे तार के ऊपर। फ्यूज में लगे तार के ऊपर डिपेंड है। अब चलो ठीक है, मान लिया कि फ्यूज में लगे तार के ऊपर डिपेंड है, तो फ्यूज का जो तार होता है वो जितना पतले से पतला हो सके उसको यूज किया जाता है। अब कोई लड़का मान लो उसको जानकारी नहीं है, उसने सोचा कि यार बार बार फ्यूज उड़ जाता है, इसको खूब मोटे तार से तीन चार पत्ते पत्ते तारों को इकट्ठा किया जाए और मोटा तार बना के फ्यूज जोड़ दिया जाए। तो अगर फ्यूज को जोड़ दिया गया मोटे तार से तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि फ्यूज का तार बहुत मजबूत हो गया। अब अगर बहुत ज्यादा पावर कट ऑफ कर भी रहा है तो वो सारे की सारे स्पार्किंग्स को वो फ्यूज जो है वो बर्दाश्त कर ले जाएगा। अगर फ्यूज बर्दाश्त कर ले जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूज खुद बर्दाश्त कर रहा है और करंट तुम्हारे बोर्ड के अंदर पास कर रहा है। पावर घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूज के ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा है। फ्यूज को तुमने इतना मोटा बना दिया है कि वो उन झटकों को बर्दाश्त कर रहा है और पावर को अंदर भेज रहा है। पावर अंदर भेज रहा है तो यानी फ्यूज फ्रीज कूलर सब में वो पावर जा रहा है। तो जो जो फ्लक्चुएशन फ्यूज के ऊपर था वही तुम्हारे फ्रिज के ऊपर भी पड़ेगा, वही कूलर के ऊपर पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस स्थिति में तुम्हारा फ्रिज कूलर एसी जो है वो उड़ जाए, और वो उड़ा तुम्हारी गलती की वजह से। गलती क्या थी? गलती ये थी कि फ्यूज तुमने इतना मजबूत बना दिया कि वो पावर का मान घटने या बढ़ने पर भी खुद बर्दाश्त कर ले रहा है, लेकिन वो शॉर्ट नहीं हो रहा। जबकि इस फ्यूज का शॉर्ट होना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पावर घट बढ़ जाए तो अगर फ्यूज शॉर्ट हुआ जा रहा है तो हमारे घर के सामान जो है वो बच जाए। तो यही काम होता है फ्यूज का, यही काम होता है रजिस्टेंस, यही काम होता है रजिस्टेंस का। यानी इसका मतलब देखो अब यहां से निकलेगा कुछ, कहानी फिर से बन। अब जैसे अभी हमने पूछा था कि अगर हमको सबसे अच्छा प्रतिरोध बनाना है तो कौन सा चौथी पट्टी किस रंग की होनी चाहिए? तो 20% होनी चाहिए सहनशीलता सबसे ज्यादा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सहनशीलता सबसे ज्यादा है, 20% है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिरोध करंट की सप्लाई में जितने भी कट ऑफ आ रहे हैं उन सारी की सारी चीजों को बर्दाश्त कर ले रहा है। तो इससे एक नुकसान ये भी हो सकता है कि प्रतिरोध बर्दाश्त तो कर रहा है, खुद बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन करंट को तुम्हारे घर में पास भी कर रहा है। तो इससे ये नुकसान हो सकता है कि वही जो अभी हमने बताया कि तुम्हारे घर के सामान जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो अगर तुमने कोई रंग नहीं बनाया तो प्रतिरोध तो बहुत अच्छा लगा दिया, बात सही है, लेकिन घर के लिए नुकसानदायक। अब इस स्थिति में सबसे अच्छा प्रतिरोध फिर कौन हो सकता है? जो जरा सा भी कट ऑफ हो और वो शॉर्ट कर जाए, खुद शॉर्ट कर जाए। हाँ, कौन सा? सुनहरा, 5%। यानी इस स्थिति से निपटने के लिए जो सबसे अच्छा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 5%। तो वही हम बताना चाहते थे, हमको ये भी पता था कि सीधा से सीधा मान जाएगा 20% पे, ये भी हमको पता। हाँ हाँ, एकदम सही बात, एकदम सही बात। अच्छा भी है, बात सही है। ये ये आदमी की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे यूज करना चाहता है। कुछ लोग होते हैं बेचारे कि भैया हमारा एसी ना खराब हो, हमारा फ्रिज ना खराब हो, चाहे कुल खराब हो जाए, चाहे हमको रोज रोज मिस्त्री बुलावे पड़े। ये रोज रोज मिस्त्री बुलाने वाली जो स्थिति है वो 5% वाली है, वो मिस्त्री उस्त्री बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लड़के थोड़ा सा समझदार होते हैं, थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, तुरंत फ्यूज को फिर से खोल देते हैं और एक पतला सा तार जोड़ देते हैं, फिर से लाइट आ जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5% वाला का है तो जरा सा झटका लगेगा तो फ्यूज स्टार्ट कर जाएगा। तुम्हारे घर का जहां जहां भी लाइट जल रही है पूरा का पूरा करंट सप्लाई जो है वो ब्रेक हो जाएगी और तुम्हारे सारे सामान अपने आप बच जाएंगे। तो ये 5% भी यूज कर सकते हो, 10% भी यूज कर सकते हो, और कोई रंग भी नहीं यूज कर सकते हो। ये जिस हिसाब से तुम्हारा मैकेनिक यूज करना चाहे वैसे यूज कर सकता है। इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं कार्बन रेजिस्टेंस एंड
कलर कोड। इसमें कुछ लिखाना नहीं था, सारा का सारा मान जो था वो टेबल के ऊपर ही डिपेंड था। बस तुमको लोगों को याद करना है, याद ही नहीं करना है, सब याद किया कराया है कि 4 पट्टी होती है, पहली पट्टी ए, दूसरी पट्टी बी, तीसरी पट्टी सी और चौथी पट्टी डी। पहली जो तो पट्टी होगी उस कार्बन रेजिस्टेंस के मान को व्यक्त करेगी, तीसरी पट्टी जो होगी उस कार्बन रेजिस्टेंस के गुणक को व्यक्त करेगी, और चौथी पट्टी जो होगी वो टॉलरेंस को व्यक्त करेगी। चौथी पट्टी में सिर्फ 3 रंग हो सकते हैं, या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या फिर कोई रंग नहीं होगा। गोल्ड का टॉलरेंस 5% होगा, और सिल्वर का 10% होगा, और अगर कोई रंग नहीं है तो उसका 20% होगा। बाकी ये जो कलर कोड है ब्लैक, ब्राउन, रेड, उसको याद कर लेंगे बीबी राय से, तो ये अपने आप हो जाता है समाप्त। तो कलर कोड यही बताने के लिए कहा था, ये एग्जांपल अपना उतार लेना तुम लोग बहुत अच्छे से। अगली नंबर हेडिंग डाल दो। अगली नंबर हेडिंग है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को लिखाएंगे कल। मैथ की बुक निकाल लो। प्रिस्टोनिक 5G में सवाल नंबर बता दिया गया था 15 तक। 15 से पहले किसी को पूछना नहीं होगा, तो सवाल नंबर बताना है 16। तो किसी को पूछना हो तो वो भी बता देना। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में कह रहे हैं x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और प्रूफ करना है। प्रूफ जो भी करना है वो आएगा अपने आप। बस ऐसे समझो कि क्वेश्चन ये है x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और इससे dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। तो dy बाई dx का मान ज्ञात करेंगे, और इस एक्सरसाइज का नाम था डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मान लो हम लोग लिखें कि x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, प्लस को अगर उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे रहे हैं। जब स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस वाई बचा, माइनस के स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बचेगा। एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का गुणा 1 में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कुछ अंदर कर लो तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0।
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इसमें कॉमन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स में एक्स वाई कॉमन कर सकते हैं। तो जब एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर लिखना चाहे तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट पे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां पर भी एक्स माइनस वाई और यहां पर भी एक्स माइनस वाई, तो फिर से कॉमन हो गया एक्स माइनस वाई, यहां से बचा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। उदाहरण अब देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट में x माइनस वाई है और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं पहले वाले ब्रैकेट को 0 और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को 0। अगर मान लो पहले वाले ब्रैकेट को 0 किया जाए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, या माइनस वाई प्लस एक्स को पक्षांतर कर दो तो माइनस एक्स हो सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू x, y को डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाई dx बराबर 1 आ गया। लेकिन इस चीज को हमने इसलिए बताया कि कभी-कभी सवाल में ये भी पूछ सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्रूफ करो, जबकि तुम्हारे क्वेश्चन में ये नहीं है प्रूफ करने के लिए। लेकिन अगर इसी सवाल में इसको पूछ ले तो तुम लोग पहले वाले ब्रैकेट को 0 कर दोगे, पहले वाले ब्रैकेट को 0 करने के बाद डिफरेंशिएट कर दोगे dy बाई dx बराबर 1 अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ये तो पहले वाले ब्रैकेट से आंसर हुआ, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर और निकलेगा वो होगा दूसरे वाले ब्रैकेट से। पहले इसको उतार लो तब उसको। अब इसी तरीके से अगर मान लो कि ये दूसरा वाला ब्रैकेट है, दूसरे वाले ब्रैकेट को अगर लेंगे हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, या y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स को पक्षांतर कर दो माइनस एक्स हो जाएगा, y कॉमन कर लो तो बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। और अगर यहाँ से y का मान निकाला जाए तो y इज इक्वल टू लिखोगे माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग लिखेंगे dy बाई dx। उतारो। अब अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस एक्स, इतना डिफरेंशिएशन तुम लोग पढ़ चुके हो, तो इसको देखने के बाद कुछ लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बता सकता है कोई? हाँ हाँ सही है।
लाग लाग लेने से तो तब तक बचा करो कि जब तक कि कोई रास्ता ही ना समझ में आए, और अगर रास्ता पहले समझ में आ रहा है तो फिर उसी को यूज करो। लाग तो सबसे लास्ट टर्म होता है। जैसे आज के माहौल के हिसाब से अगर बताएं, जैसे अभी तुम लोग अपने पीएम साहब का स्टेटमेंट पढ़े थे कि लॉकडाउन को अंतिम हथियार के रूप में यूज करना है। लाख को आखिरी हथियार के रूप में यूज करना है। उसके पहले अगर रास्ता निकल रहा है तो निकालते रहो, और रास्ता निकल रहा है बहुत आसानी से निकल रहा है कि ये अंश है और ये हर है, तो अंश और हर ये भागफल है दो फलनों का, तो फार्मूला लगाओ। लाग ऑफ से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो पहले हर का स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर, फिर हर लिख लिया 1 + x, और डिफरेंशिएट करेंगे अंश को, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस अंश को लिखेंगे x, और डिफरेंशिएट करेंगे हर को, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 + x इज मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 1 + x बचा, माइनस x का गुणा 0 में करोगे 0, x का गुणा 1 में करोगे x, और अपान में 1 + x का होल स्क्वायर, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 1 + x का होल स्क्वायर, या dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 + x का होल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, तो 1 + x की पावर -2, यही प्रूफ करना था। सवाल नंबर 16 के बाद सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 16 के बाद सवाल नंबर 17। हो गया। सवाल नंबर 17, √1 - x स्क्वायर प्लस √1 - y स्क्वायर इक्वल टू a x माइनस y, और इसमें भी प्रूफ करना है। प्रूफ करना है dy बाई dx इज इक्वल टू
अंडर रूट इतना बटे अंडर रूट इतना, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। दो तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो जो जनरल मेथड है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वैसे ही इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए एक्स बने तो अंडर रूट एक्स होगा, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स, और फिर एक्स बने थे, एक्स तो था नहीं, फिर उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पर a फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। एक मेथड तो ये वाला है, और एक मेथड तो और भी होता है मानने वाला। तो एक बार चेक करो, शायद मानने से आ जाए। मान रहे हैं कि x बराबर साइन ए और y बराबर साइन बी। x बराबर मान रहे हैं साइन ए और y बराबर मान रहे हैं साइन बी। तो अगर यहाँ पे रखेंगे मान, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पर साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, ब्रैकेट में एक्स के जगह पर साइन ए माइनस वाई के जगह पर साइन बी हो गया। अब समीकरण नंबर 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालो तो सिर्फ cos a बचेगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ cos b बचेगा बराबर a, और ब्रैकेट में sin a माइनस sin b उतारो। हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं, cos a प्लस cos b लिखा हुआ है, cos c प्लस cos d, साइन ए माइनस साइन बी लिखा हुआ है, यानी साइन सी माइनस साइन डी। तो तीन चार फार्मूला लिखाया गया था, तीन चार फार्मूला या तो है ये तुमको लोग को सब कुछ। तो cos a प्लस cos b का फार्मूला क्या लिखेंगे, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, c की जगह पर a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 a माइनस b अपॉन 2 और इज इक्वल टू स्मॉल a साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अगर लेंगे तो 2 cos c प्लस d अपॉन जगह पर a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d यानी a माइनस b अपॉन 2। तो क्या होगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, cos a प्लस b बाई 2 cos a प्लस b बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा cos a माइनस b बाई 2 बराबर a इंटू साइन a माइनस b बाई 2 उदाहरण।
कहां से -b/2, साइन a माइनस b/2 को इंटू में पक्षांतर कर लो, बटे में हो जाएगा, तो बटे में साइन a माइनस b/2 इज इक्वल टू स्मॉल a cos थीटा बटे साइन थीटा। तो cos थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8 a माइनस b/2 बराबर स्मॉल a हो गया। अब देखो यहाँ पर काट a माइनस b/2 बराबर स्मॉल a है, और अगर सिर्फ a माइनस b/2 का मान निकाला जाए तो ये काट इनवर्स हो जाएगा स्मॉल a, या सिर्फ a माइनस b का मान निकाला जाए तो 2 इधर चला जाएगा, 2 काट इनवर्स a हो जाएगा, यानी a माइनस b इज इक्वल टू 2 काट इनवर्स a का मान निकालना है, x बराबर माने हो साइन a। तो जब a का मान निकालेंगे तो साइन इधर जाएगा, यानी क्या चीज, साइन इनवर्स x, a का मान हुआ साइन इनवर्स x माइनस y बराबर साइन b माने हैं, b का मान निकालना है तो साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 काट इनवर्स स्मॉल a, उतार लो। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, 'sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a इक्वेशन है। डिफरेंशिएट करो, sin इनवर्स x का फार्मूला यहां पे लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस sin इनवर्स y का डिफरेंशिएशन ठीक उसी तरीके से होगा जैसे sin इनवर्स x का, sin इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, और इनको भी लिखना पड़ता है dy बाई dx इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। 2 cot इनवर्स a जो है वो कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी 2 cot इनवर्स a का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू, प्लस को पक्षांतर कर दो, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ dy बाई dx इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर का गुणा 1 में कर दो, तो अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, यही सिद्ध करना था। सवाल नंबर 17 के बाद सवाल नंबर 18। ठीक है,
सवाल नंबर 18 में कह रहे हैं एक्स पावर पी इंटू वाई की पावर क्यू, एक्स की पावर पी इंटू वाई की पावर क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई की होल पावर पी प्लस क्यू। और इस सवाल में भी प्रूफ करना है, यानी dy बाई डी एक्स का मान याद करना है। तो इस सवाल में देखो बिना लाग किए कोई काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का लाग लेने पर, लाग एक्स की पावर p इंटू वाई की पावर q इक्वल टू लाग एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई की होल पावर p प्लस q। लाग m इंटू n का फार्मूला जानते हैं, लाग m इंटू n को प्लस में बताया जाता है, तो लाग x की पावर p प्लस लाग y की पावर q इज इक्वल टू लाग m की पावर n का फार्मूला n लाग m, सबको पहले ले लो, तो p प्लस q और लाग x प्लस वाई, लाग m की पावर n, पावर पहले लिखो p लाग m प्लस q लाग y इज इक्वल टू p प्लस q और ब्रैकेट में लाग x प्लस वाई। ये सॉल्व हो चुका है, अब डिफरेंशिएट करना बाकी है, उतारो तो डिफरेंशिएट कर दें। इसको डिफरेंशिएट करो, p इंटू लाग इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस q इंटू लाग y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू p प्लस q। लाग x प्लस y को थोड़ी देर के लिए x मानो, तो लाग x हुआ और लाग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 अपॉन x की जगह पर x प्लस वाई, x माने थे x तो था नहीं, था क्या चीज वो x प्लस वाई, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। उतारो बाकी p इंटू 1 अपॉन x यानी p बाई x प्लस q बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो p प्लस q इंटू 1 अपॉन x प्लस y है, तो p प्लस q का गुणा 1 में करो तो p प्लस q अपॉन x प्लस y और इसका गुणा इस ब्रैकेट में, तो क्या लिख सकते हैं p प्लस q अपॉन x प्लस y प्लस इसका गुणा dy बाई dx में p प्लस q अपॉन x प्लस y dy बाई dx। इसके बाद जहां जहां पर dy बाई dx होगा उस सबको साथ में रख लो, तो यहां पर है q अपॉन y dy बाई dx माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू p प्लस q अपॉन x प्लस y, प्लस को पक्षांतर कर तो माइनस p अपॉन x हो जाएगा, यहां से कॉमन होगा dy बाई dx, dy बाई dx बचा q अपॉन y माइनस p प्लस q
अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, एलसीएम तो ले ही सकते हैं। एक ब्रैकेट में एलसीएम एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स, एक्स का गुणा पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट में एलसीएम y इंटू एक्स प्लस वाई, क्यू का गुणा x में क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, कुछ हटेगा, प्लस पी एक्स से माइनस पी एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्यू एक्स माइनस पी वाई और प्लस क्यू वाई से माइनस क्यू वाई कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, बस उतारो। मिटा दिया जाए। dy by dx qx माइनस पी वाई और अपान में y इज इक्वल टू, क्या बचा, क्यू एक्स माइनस पी वाई और अपान में x, क्यू एक्स माइनस पी वाई से क्यू एक्स माइनस पी वाई कैंसिल, तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये y ऊपर चला जाएगा और अपान में x बचेगा, सिद्ध हो गया। सारे के सारे सवाल कायदे से उतार कर फेयर कॉपी बनाते चलो। सवाल नंबर 18 हुआ तो शायद ये सिर्फ 2 सवाल बाकी है, कल खत्म करके नई प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके अगली एक्सरसाइज की फोटो भेज देना हमारे पास जरूर से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी फेयर कॉपी बनाओ। हो गया। चलो ठीक है।
अगली एक्सरसाइज की फोटो भेज देना, कल आगे पढ़ाया जाएगा।